तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि हमने हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड टर्म्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी कर ली थी। आज का जो हमारा क्लास है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स, और उसी में आज का जो हमारा क्लास होने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर से आप इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद अपन इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इमेज formation by concave mirror। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन पे डायरेक्टली जाएं उससे पहले हमको कुछ रूल्स याद रखना होंगे, जिन रूल्स की बेसिस पे हमको ये समझ में आएगा कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी वो रूल्स लिख देता हूँ ताकि हम लोग आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको जल्दी प्रोसीड कर पाए। तो रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ठीक है, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता जाऊंगा और आप लोगों को उस चीज को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना देता हूँ और उसके थ्रू हम इन रूल्स को समझेंगे। मैं साइड में बना लेता हूँ और वहां पे लिख दूंगा रूल्स। तो दिस इज द कॉनकेव मिरर, अंदर वाला सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, देन दैट टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज अ कॉनकेव मिरर, है ना। अगर अंदर वाला सरफेस बोले तो क्या, अगर सेंटर की तरफ मुंह करके जो सरफेस आपका है वो अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे आपका कि ये जो मिरर है वो कॉनकेव है। मिरर का सेंटर क्या होता है, पोल, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि उस स्फीयर के सेंटर से पास हो, जिसका मिरर आपका एक पार्ट है, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच की जगह क्या होती है, आपकी फोकस होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशन है वो हम लास्ट में देखेंगे, है ना। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में क्या होता है आपका फोकस। फोकस से लेके पोल तक की जो आपकी डिस्टेंस होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, अगर इसमें मैं बात करूं तो एफ पी इज द फोकल लेंथ। ठीक है, एफ पी क्या है आपका, फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। ओके, फोकस को काय से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। ये याद रखना, साइन कन्वेंशन होते हैं, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। ठीक है, अब देखिए साहब, हमको दो तीन रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल आपसे बोलता है कि इफ एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, कोई रे आपकी जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी दैट विल पास थ्रू फोकस, वो फोकस से पास होगी। तो यहाँ पहला रूल देखते हैं कि आपका रे जो है वो आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगा, आपका फोकस से पास होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या है आपका, if incident ray is parallel to principal axis then reflected ray will pass through focus। ये पहला रूल है। दूसरा रूल अगर अपन देखें तो दूसरा रूल ये है आपका, उल्टा समझ लो इसका, कि अगर कोई रे आपकी कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, है ना। इसी में समझा देता हूं मैं ताकि अलग अलग डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा अपने को। यहां से अगर कोई लाइट की रे आपकी इस तरीके से आती है, फोकस से पास होती हुई, ठीक है, नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है आपकी वो क्या हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, now second rule, if incident ray pass through focus
है ना। अगर इंसिडेंट रे कहाँ से पास होगी, आपकी एफ से पास होगी, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो दिस इज द सेकेंड रूल। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड रूल। तीसरा रूल आपसे बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई मिरर पर स्ट्राइक करती है, देन दैट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, है ना। इस डायग्राम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, है ना, ये दो में मिटा देता हूँ, अदरवाइज आप लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर से मिटा देता हूँ मैं इनको, ताकि जो है कंफ्यूजन की स्थिति न बने। कंफ्यूजन की स्थिति होती है बहुत ज्यादा खराब। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस लाइन को वापस किया, इसको ऐसा किया। ओके, अब तीसरी लाइट की रे ऐसी जो अगर आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, है ना। मतलब इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन आपका एक ही होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, ये दिमाग में आता है ना अपन लोगों को, तो देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको एक स्पेशल केस बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, सो एक प्लेन सरफेस में कंसीडर करता हूँ, है ना। एक प्लेन सरफेस मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, हमने हमारी फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा है आपका, कि एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे, और नॉर्मल क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। सरफेस पे जो मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉर्मल बोलता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये रे आपकी बिल्कुल परपेंडिकुलरली सरफेस के ऊपर गिर रही है, ठीक है, और ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, तो इन दिस केस आपकी इंसिडेंट रे भी यही हो गई, है ना, और आपके लिए नॉर्मल भी यही हो गया। ठीक है, यही आपकी इंसिडेंट रे है, यही आपका नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपका, 0 डिग्री। ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा आपका क्या, 0 डिग्री। इट मीन्स angle made by the reflected ray with the normal will be 0 degree. It means reflected ray will also move with that path from which the incident ray is coming. Okay, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या करेगी, आपकी इंसिडेंट रे वाले पाथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी, बट रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये रूल याद रखना कि जब भी आपकी इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना के गिर रही है, ठीक है, देन इन दैट केस रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, अब उसको इधर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हुआ। तो देखो आप लोगों ने मैथ्स के अंदर एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट डालूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट डालूं, तो ये जो हिस्सा होगा मिरर का, एक वो छोटा सा हिस्सा जहाँ पे केवल, यहाँ पे आपको केवल वो हिस्सा कंसिडर करना है जहाँ पे आपकी रे गिर रही है। तो वो पॉइंट जो है आपका, उसका जो एंगल होता है मिरर के साथ, वो होता है साहब 90 डिग्री, है ना। मैथ्स का एक थ्योरम है। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है आपका और ये टेंजेंट है, तो हमेशा इस पॉइंट के ऊपर कहीं भी हो आपका, है ना, लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है और मिरर के जिस भी हिस्से पे गिर रही है, तो वहां पे वो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, तो ये वाला रूल आपका होगा फॉलो, और उस हिसाब से जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। तो मैं तीसरा रूल यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, थर्ड रूल क्या है आपका, थर्ड रूल है आपका कि इंसिडेंट रे passing through center of curvature will retrace its path। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, ये आपके ऊपर है। ओके, ये आपका तीसरा रूल हो गया, है ना। और चौथे रूल की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ रूल, फोर्थ रूल क्या है आपका, अगेन तो ये मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद ही हम फोर्थ रूल समझेंगे, है ना।
Okay, so again let us complete our mirror. ओके, अब एक चीज ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में होता है आपका फोकस। ओके, अब अगर आपकी इंसिडेंट रे डायरेक्टली कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, पोल पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, इफ द इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग विद द पोल, और मैंने क्या बोला आपसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली जो भी रे वो मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो आपका नॉर्मल के जैसा एक्ट करेगी, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इन दिस केस द प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्टिंग एज अ नॉर्मल, और ये हो गई साहब आपकी इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए ये रे निकलेगी आपकी इस तरीके से, है ना, ये रे कैसे निकली आपकी इस तरीके से, तो ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बाय रूल्स एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है आपका वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है, यही आपका फोर्थ रूल है, ठीक है। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द पोल विल बी इक्वल टू द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ इसको इस तरीके से लिखते हैं, इफ द इंसिडेंट रे strikes the pole, then angle made by incident ray with principal axis will be equal to angle made by reflected ray with principal axis, ठीक है बच्चा। तो ये जो है वो सारे रूल्स है जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। अब हमको क्या पढ़ना है कि कॉनकेव मिरर से किस किस लोकेशन पे हमको कहाँ कहाँ इमेज मिलेगी। डायरेक्टली विल कम टू द टॉपिक नाउ। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसके लिए हम कौन से दो रूल्स यूज करने वाले हैं। देखिए, कोई से भी दो रूल्स आप यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि अगर आपको इमेज का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, देन इन दैट केस ओनली 2 रेज, मिनिमम ऑफ 2 रेज आर रिक्वायर्ड। अब इनमें से मैं कोई सी भी 2 रेज निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, अपन समझते जाएंगे किस तरीके से आपको इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे हमको ये समझना है बेटा कि कहाँ कहाँ मैं उस ऑब्जेक्ट को रखूं तो मुझे उसकी इमेज किस लोकेशन पे मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझना आप लोग। ओके, देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं ना कि तो लोकेशन क्या क्या हो सकती है, उसके हिसाब से अपन बात करेंगे, ठीक है। तो एज यूजुअल अपन सबसे पहले एक मिरर बनाते हैं, है ना। ये मैंने बनाया एक मिरर, है ना, दिस इज द मिरर। ठीक है, दिस इज द मिरर। ओके, नाउ दिस इज द पोल। ये क्या हो जाएगा साहब, आपका पोल, ठीक है। दिस इज द पोल ऑफ दैट मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस विल बी द फोकस, ठीक है। अगेन, फोकस कौन सा रीजन होता है, इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट। ओके, अब देखो एक चीज समझो, इसके बीच बात का रीजन मैं बोल देता हूँ, कहाँ पे लाई करता है, इन्फिनिटी और सी के बीच में लाई करता है, ठीक है। एक मिरर के लिए इन्फिनिटी क्या होता है ना। तो एक मिरर के लिए इन्फिनिटी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी ज्यादा डिस्टेंस हो, है ना, वो उसके अपर्चर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मिरर का अपर्चर छोटा है तो उसके लिए 20 मीटर भी इन्फिनिटी के जैसा ट्रीट किया जा सकता है, और उससे कम भी, ठीक है। तो इन्फिनिटी का मतलब आप ये ना समझे कि मैं बहुत ज्यादा दूर उसको रखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अब हम देखें कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ से चलते हैं, पोल से चलना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अपन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो पहली लोकेशन में अगर आप लोगों को बताऊं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा सकता है। देखो पोल पे तो रखाएगा नहीं क्योंकि मिरर पे है वो, है ना, मिरर का सेंटर है, तो ऑब्वियसली आपको ऑब्जेक्ट पोल के इधर ही रख सकते हैं हम। तो पहली जो लोकेशन होगी उसकी वो क्या होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, यहाँ और इसके बीच में। ठीक है, तो व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लोकेशन विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस, ये आपकी पहली लोकेशन होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इधर चलते जाओ, है ना, याद भी करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। फिर आप जब इधर आएंगे तो अगली लोकेशन आती है आपकी फोकस पे। ठीक है तो दूसरी लोकेशन क्या है आपकी, एट फोकस, या एट कैपिटल एफ लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अब ध्यान में रहे कि हम फोकस को कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। तीसरी लोकेशन क्या हो जाएगी आपकी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, चौथी लोकेशन क्या हो जाएगी अब आपके यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो फोर्थ लोकेशन क्या हो जाएगी आपकी, एट सी। ठीक है, पांचवी लोकेशन क्या हो जाएगी आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी पे। ठीक है, दिस विल बी द फिफ्थ लोकेशन बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ठीक है, और छठी लोकेशन क्या हो जाएगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, इंफिनिटी पे रखा हुआ हो। ठीक है, तो जो छठी लोकेशन हो जाएगी आपकी, दैट विल बी एट इंफिनिटी। ठीक है, so these are the 6 location where the object will be kept and its location is to be determined। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लोकेशन से, कि आपका ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में रखा आपने तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। ठीक है, तो अब ये सब मिटा देता हूँ मैं, हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है लोकेशन आता जाएगा, है ना। तो मैं पहला लोकेशन लिख देता हूँ बिटवीन, दिस इज द केस 1, है ना। पहला क्या है आपका, बिटवीन P एंड F, है ना, बिटवीन P एंड F, ये लिख लेना है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट किस तरीके का कंसिडर करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ऑब्जेक्ट, है ना, और कैसा रहेगा वो, परपेंडिकुलर रखा रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, है ना। इसको मैं थोड़ा और लाइन को अब एक्सटेंड कर देता हूँ इस केस के लिए। ठीक, तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, अब मैं जो रेज निकालूंगा दैट इज फॉर पॉइंट ए, है ना, क्योंकि मैं सबके लिए नहीं निकालूंगा, मैं केवल एक पॉइंट के लिए आपको बताऊंगा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर उसको हम एनालॉजी बिठा के समझ लेंगे, वो पूरे ऑब्जेक्ट के लिए इसी तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, दो रूल्स को हम फॉलो करने वाले हैं। कौन कौन से दो रूल्स, पहला रूल कि एक रे जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। ओके, तो ये आपकी पहली रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी, आपके फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरा, जो इंसिडेंट रे आपका पोल के साथ एंगल बना रही है, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है, द सेम एंगल विल बी मेड बाय व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब मैं इन दोनों एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वल एंगल बनाती हुई आपकी रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, चली जाएगी। अब अगर इस केस में आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये जो है आपकी एक्चुअल रेज है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद निकली है, बट अगर मैं इनको यहाँ कितना ही एक्सटेंड कर दूं इस डायरेक्शन में, ये एक्चुअली मीट करते हुए आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, बट दे सीम्स टू मीट एट द पॉइंट व्हेन दे आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स, है ना। इनको अगर मैं ऐसा पीछे एक्सटेंड करूं, तो आपको यहाँ पे मीट करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, दिखाई देगी, इट मीन्स इट विल बी वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ए। तो यहाँ पॉइंट ए की वर्चुअल इमेज आपको देखने को मिलेगी, दैट विल बी ए डैश, है ना।
अब अगर पॉइंट ए की इमेज यहाँ पे बन रही है तो इसी तरीके से हम एनालॉजी बिठा के समझ सकते हैं कि आपके जो बाकी के पॉइंट्स हैं उनकी इमेज भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और ए डैश के बीच में बनेगी। तो बी की इमेज कहाँ बनेगी आपकी, यहाँ पर। जो पॉइंट आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे सिचुएटेड है उसकी इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनती है, ठीक है। तो ए बी की जो इमेज बनेगी दैट विल बी ए डैश बी डैश, एंड द थिंग दैट इज टू बी रिमेंबर्ड इज दैट कि ये आपके एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है ना। अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है देन इट विल बी अ वर्चुअल इमेज, ओके। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा बेटा यहाँ पे दैट विल बी अ वर्चुअल इमेज, ओके। और एक और चीज आपके कन्वीनियंस के लिए मैं आपको बता दूं कि बाकी के जितने भी केसेस हम कॉनकेव मिरर के पढ़ेंगे उनमें से इकलौता ऐसा केस है जहां पे आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। तो दैट इज व्हाई इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ इंपॉर्टेंट केस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक आप लोगों से पूछ लिया है ना, 4 लोकेशन दे दी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और आपसे पूछ लिया कैसी कौन सी लोकेशन है जिसके ऊपर आपको एक वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी, देन दिस शुड बी इन योर माइंड कि अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ हो देन इट विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, ओके। यहाँ पे आपकी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग ध्यान रखें। अब इसमें हमको ध्यान क्या क्या रखना है, तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमको साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू डू न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस केसेस, तो हमको ये याद रखना है कि हमको कौन सी चीज आपकी पॉजिटिव लेनी है और कौन सी चीज आपकी नेगेटिव लेनी है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं उनको हमको समझना होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। लाइक अगर मुझे देखो, सबसे पहली बात मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, सारे जो कैलकुलेशंस होंगे वो पोल से होंगे, ठीक है। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है आपकी दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है होती है आपकी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं u से इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होती है आपकी, कौन सा साइन के साथ इंडिकेट की जाती है, u के साथ इंडिकेट की जाती है, ठीक है। और जो आपकी इमेज डिस्टेंस होती है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं v के साइन के साथ, ठीक है। इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन ऑफ v। बाकी सब आप लोगों को पता है, जैसे मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r से इंडिकेट करते हैं, फोकल लेंथ को हम f से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज और जुड़ जाएगी आपकी, एक हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज, और एक होती है आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ही बात है। तो यहाँ पे आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू एच ओ, है ना, एच ओ से इंडिकेट करेंगे हम, और हाइट ऑफ इमेज, है ना, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज वन एंड द सेम थिंग, है ना। हाइट ऑफ इमेज को हम लिखेंगे एच आई से, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स हमको दी रहेंगी, है ना। दी क्या रहेंगे मतलब हमको यहाँ पे दिखाई देती। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको बस ये चीज समझना होगी कि किस चीज को या किस टर्म को हमको नेगेटिव लेना है और किस टर्म को हमको क्या लेना है साहब, पॉजिटिव लेना है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इस चीज को ध्यान रखना। आप देखो, एक चीज आप ये ध्यान रखना, मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट कर देता हूँ कि आप लोगों को हर केस में सारी चीजें याद ना रखनी पड़े, ओके। आपका ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा हुआ होता है ना। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो इन दैट केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपकी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ये, इन दिस रे द इंसिडेंट रे इज ट्रैवर्सिंग, और आपको अगर ऑब्जेक्ट के लिए आना है तो पोल से आपको आना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो पोल से जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको आपको कैलकुलेट करने के लिए इधर आना पड़ेगा। इट मींस जो आपका कैलकुलेशन है विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इंसिडेंट रे, और वो हर केस में होगा, चाहे आप मिरर पढ़े, चाहे आप लेंस पढ़े, कुछ भी पढ़े, आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये चीज तो आप याद रखना। पर्टिकुलरली इस केस के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, 2-3 चीजें जो मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा वो हर जगह आपकी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। लाइक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u आपका हर केस में कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इन एवरी केस इट विल बी नेगेटिव, ओके। और दूसरी चीज क्या रहेगी आपकी कि अगर मैं यहां बोलूं ऑब्जेक्ट की, तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी चीजें होती हैं हम उसको हमेशा कैसे लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। तो 2 चीजें तो आप
याद रख लीजिएगा, चाहे आप कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हो, इन बोथ दी केसेस दिस टर्मिनोलॉजीज एंड दिस साइन कन्वेंशंस विल नॉट चेंज, है ना, ये कभी आपकी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। दिस आर दी कॉमन थिंग्स, तो मैंने सबसे ऊपर लिख दी, है ना। अब मैं अगर आपके लिए बात करूं कि अगर मैं कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, तो अगर मैं कॉनकेव मिरर के लिए बात करूं बेटा आपसे, तो ये चीज ध्यान रखना कि देखो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर मैं बात करूं तो सेंटर से लेके पोल तक की जो आपकी दूरी होती है दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर आना है तो भी मुझे पोल से इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे सपोज करो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मुझे हमेशा इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहता है वो हमेशा आपका रहता है साहब नेगेटिव, ओके। कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। और एक रिलेशन होता है, इसके लिए डेरिवेशन हम अगली क्लासेस में देख लेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है आपका वो फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। मैंने बोला ना आपसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल के ठीक बीच में होता है आपका फोकस, तो जो फोकल लेंथ होती है वो आधी होती है किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो इस रिलेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। तो अगर आपका फोकस नेगेटिव है और इसका एक रिलेशन है, सॉरी, अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है और इसका रिलेशन फोकस से है, तो इन दैट केस आपका फोकस भी हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चार चीजें तो आप लोगों के लिए कॉमन है, हर केसेस में होने वाली है ये कॉनकेव मिरर के, ठीक है। तो ये चार चीजें अगर आप अब से परमानेंटली दिमाग में बिठा लें, जैसे क्या कि यू तो आपका नेगेटिव होना ही होना है। जैसे आप सपोज करो ऑब्जेक्ट आपसे न्यूमेरिकल में पूछ लिया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो आप खुद से ये मान के चलना आपकी जो आपका आंसर है वो गलत है ना, क्योंकि वो नेगेटिव ही आएगा। इन अ सिमिलर मैनर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आप हमेशा कैसे लेके चलेंगे? पॉजिटिव लेके चलेंगे। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो दोनों क्या होती है? आपकी नेगेटिव होती है। चेंजेस किस चीज में आते हैं बेटा, मैं आप लोगों को वो बताता हूं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कैसी होगी, है ना, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे एक चीज नोट करना आप लोग कि आपको पोल से किस डायरेक्शन में जाना है? बी डैश के डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। सो आपको इधर जाना है एंड दैट विल बी योर वी, एंड अगेन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी यही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द डायरेक्शन इन विच वी आर ट्रेवर्सिंग टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में है तो आपकी इमेज जो है वो कैसी होगी? यहाँ पर पॉजिटिव होगी, ठीक है। और जो हाइट ऑफ द इमेज है आपकी वो कैसे आ रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हाइट ऑफ द इमेज भी आपकी कैसी होगी? यहाँ पर पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोग दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। और मैं और कन्वीनियंट अगर आप लोगों के लिए करूं तो एकमात्र ऐसा केस है जिसमें वी और एच आई पॉजिटिव आता है, ठीक है। बाकी हर केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी नेगेटिव आने वाली, ठीक है। तो दिस इज द थिंग्स दैट आर टू बी केप्ट इनटू द माइंड ईच एंड एवरी केस, वी नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। हमको ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, एक केस समझ लिया उसके रिगार्ड में हम सारी चीजें समझ सकते हैं, है ना, और समझ भी लिए। तो ये सारी चीजें याद रखना आप लोग, है ना। एकमात्र ऐसा केस है जिसमें वी आपका पॉजिटिव होता है और एच आई आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और हम क्या समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने इस केस में देखा कि मेरी वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई और मेरा वी पॉजिटिव आया, तो इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि अगर आपका आंसर वी का पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो इन दैट केस हमको समझ आ जाना चाहिए कि जो हमारी इमेज है वो क्या है? आपकी वर्चुअल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दो तीन चीजें पूछी जाती है आपसे। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, है ना। नेचर ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है आपसे कि इमेज आपकी अच्छी है या बुरी है, इसका नेचर कैसा है। इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आपसे जो पूछा है कि नेचर ऑफ द इमेज में कि रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, देन द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इमेज कैसी होगी? आपकी वर्चुअल और
इरेक्ट होगी, है ना। दो तरीके की इमेज होती है, एक इरेक्ट इमेज होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट होता है, और एक होती है आपकी इन्वर्टेड इमेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, वो रियल इमेज होती है, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपका नेचर ऑफ इमेज क्या है, आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरा आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द लोकेशन, है ना। लोकेशन क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लोकेशन, लोकेशन हो जाएगी साहब आपकी बिहाइंड द मिरर, है ना। लोकेशन क्या है आपकी, बिहाइंड दी, यहाँ लिख देता हूँ, बिहाइंड द मिरर। और एक चीज होती है आपकी मैग्निफिकेशन, है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, वन थिंग इज मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन आपको बताता है रेशो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैग्निफिकेशन जो होता है आपका, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अभी के लिए आपको एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ, आगे का फॉर्मूला अपन आगे जैसे जाएंगे वैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है ना। अगर सपोज करो मैं रेशो निकालता हूँ और मेरा रेशो आता है 2:1 या 2/1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है, इट मीन्स जो मेरी इमेज बनेगी वो कितने सेंटीमीटर की बनेगी, 2 सेंटीमीटर की बनेगी, ठीक है। तो ये मुझे बताता है कि मेरी हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। और तीसरा आपसे पूछा जाता है कि आपका मैग्निफिकेशन क्या है ना, या फिर आपका जो साइज है वो कैसा है इमेज का। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आपकी जो इमेज होगी वो बड़ी रहेगी किससे, ऑब्जेक्ट से। तो हम क्या लिखेंगे आपके यहाँ पे, इमेज विल बी, यहाँ तीसरा पॉइंट डाल देता हूँ मैं, इमेज विल बी मैग्निफाइड, या मैग्निफाइड इमेज विल बी फॉर्म, मैग्निफाइड इमेज विल बी फॉर्म, एक मैग्निफाइड इमेज हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप लोग याद रखें, हर क्वेश्चन में पूछी जाती है, जो भी न्यूमेरिकल होते हैं ना आपके, उसमें हर क्वेश्चन में चीजें पूछी जाती है, ये तीन चीजें तो स्पेसिफिकली पूछी जाती है ना। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एक्सेप्शन, है ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, है ना, ये याद रखना, केमिस्ट्री में भी याद रखना आप लोग, इसमें भी याद रखना। तो जो आपके एक्सेप्शंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, और ये साइन कन्वेंशन याद रखना, ठीक है। अब बाकी के केसेस देखते हैं अपन, ठीक है। तो दूसरे केसेस की अगर मैं बात करूं तो अगले केस के लिए वापस से इसको पूरे को मिटाना पड़ेगा अपने को, पूरे को ही मिटा देते हैं, फिर लिख लेंगे अपने यहाँ पे। अब मैं वही चीज लिख के बताऊंगा केवल जो यहाँ पे आपको चेंज होगी, जैसे बोल दिया मैंने आपसे R नेगेटिव है ना, आपका F नेगेटिव है, तो ये सारी चीजें अब अपने को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। अपन केवल वही चीजें लिखेंगे जो कि चेंज हो रही है। और इसमें भी मैं आपको बताऊं, अभी अपन आगे देखेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा कि जो भी हमारा केसेस हैं उनमें V और HI भी अब नेगेटिव ही आने वाला है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो जो दूसरा केस है हमारा, ठीक है, जो हमारा सेकंड केस है उसके अंदर हमको क्या समझना होगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट विल बी एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है आपका F पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका मिरर है, दिस इज योर मिरर, स्टिल इट इज नॉट अ मिरर, ओके, स्टिल इट इज अ कर्व्ड सरफेस। मिरर कब बनेगा, जब हम इसको पेंट करेंगे। नाउ दिस इज अ मिरर, this is the pole of this mirror, this is the center of curvature of this mirror, this is a straight line that is going through pole, ओके। ये क्या हो गया आपका फोकस हो गया। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मैंने शिफ्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को, ओके। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो दिस इज A एंड दिस इज B। ए बी क्या इंडिकेट करता है मुझे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ये हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। रूल के हिसाब से मैं दो रेज निकालता हूँ, वन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी आपकी, फोकस से पास होगी, हो गई साहब। दूसरी ये वाली इक्वल एंगल बनाने वाली, और ये भी आपकी डायरेक्शन में इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों रेज हैं आपके, दीज आर पैरेलल,
ठीक है। और पैरेलल रेस को माना जाता है कि ये कहाँ मिलती है, देखो अगर पैरेलल इधर है ना तो इधर भी पैरेलल ही होगी, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे अगर पैरेलल है तो दे विल एक्चुअली इंटरसेक्ट एट द इंफिनिटी, ठीक है। ये रेस कहाँ पे आपकी इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, यहां लिख देता हूं, पैरेलल रेज आर assumed to meet at infinity, कहाँ पे, इंफिनिटी पे मीट करेगी। और एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो जो आपकी इमेज है वो भी कैसी बनेगी, आपकी रियल इमेज बनेगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो आपकी इन्वर्टेड भी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं नेचर की बात करूँ, पहला होगा आपका नेचर, तो नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, पहला नेचर हो गया आपका रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, इमेज ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा बड़ी बनेगी, है ना। ये जो है आपका इमेज इतना है तो इसकी इमेज बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी आपकी, तो दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म। ये दूसरी चीज हो गई। और इसकी लोकेशन क्या होगी, देखो लोकेशन के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। क्या क्या संभावना है आपकी, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट पोल पे फोकस पे रखा हुआ है, सॉरी, तो इमेज कहाँ बनेगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, देन इट शुड बी नोन। यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, तो इसकी जो लोकेशन होगी साहब वो होगी आपकी इन्फिनिटी, ठीक है। लोकेशन क्या होगी इसकी, इन्फिनिटी, यहाँ ऊपर लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब वापस से देखिए यू वी और उसके केस में बताता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट वापस इधर आना पड़ेगा, इट मीन्स यू आपका हमेशा की तरह यहाँ भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। देखो v के लिए भी अब मुझे इधर ही आना पड़ेगा, तो v भी मेरा कैसा हो गया यहाँ पे, नेगेटिव हो गया। r में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि नेगेटिव होता ही है, r अगर नेगेटिव है तो f भी आपका नेगेटिव होगा ही होगा, ये तो हर केस में होगा बेटा, ये तीनों चीजें, ओके। इसके बाद हाइट ऑफ द इमेज नीचे बन रही है, तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी नेगेटिव। और क्या बचा साहब आपका यहाँ पे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा आपका कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है ना। अब ये सारी चीजें याद रख लो आप लोग, है ना। बाकी के सारे केसेस में यही चीजें होने वाली है और मैं आप लोगों को इसके बाद इसको नहीं रिपीट करने वाला हूँ, ये भी उतना ही सही है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ चेंजेस क्या पे आए हैं, क्या आए हैं यहाँ पे, कि आपका v जो पहले फर्स्ट केस में पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो गया है ना। हाइट ऑफ द इमेज जो पहले वाले केस में आपका पॉजिटिव था वो यहाँ पे हो गया है नेगेटिव, ओके। इट मीन दीज आर द टू चेंजेस एंड फॉर रेस्ट ऑफ द केसेस दिस ऑल टर्म्स विल रिमेन इन दिस मैनर ओनली, है ना। इसी तरीके से आपकी सारी की सारी चीजें चलने वाली है ना। मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी नेगेटिव रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन तीसरा केस समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तीसरा केस क्या है आपका, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ हो, ठीक है। तो थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, देन इन दैट केस हाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड, ओके। तो दिस इज अगेन द मिरर, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, है ना। आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। मैं तो दो रेस के हिसाब से बात करूंगा जैसा मैंने यहाँ पे देखा, है ना। ये आपकी गई एक रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा, ये वाली रे जो एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही इक्वल एंगल बना के कौन जाएगा आपका, सॉरी थोड़ा कर्व आ गया इसको, जस्ट वेट। दूसरा इक्वल एंगल बना के कौन जाएगा आपका, ठीक है, ये वाली रेस। तो यहाँ पे देखो आप, तो इंटरसेक्शन यहाँ हुआ है ना। तो आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इस तरीके से होगा, ए से रेज निकली थी, है ना। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे भी इमेज काय की बनेगी, आपकी ए की बनेगी, इसको एडेश नाम दे देता हूँ। और बी प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो बी की इमेज कहाँ बनेगी,
यहीं पे बनेगी। दिस विल बी द इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, है ना, उल्टी बन रही है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है, तो जो नेचर होगा यहाँ पे आपका, नेचर होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दिस विल बी द नेचर। दूसरा, जो इमेज रहेगी आपके ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा बड़ी रहेगी। ठीक है, तो मैग्निफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड, मैग्निफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड। क्योंकि हमको एक मैग्निफाइड इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तीसरे केस में अगर मैं बात करूं तो व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, है ना। तो पहले मैं लिख देता हूं, तो आपकी लोकेशन क्या हो जाएगी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो जो आपकी इमेज की लोकेशन होगी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। इसका उल्टा भी उतना ही ट्रू है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। वो भी अपन देख लेंगे। ठीक है, बाकी सारे साइन कन्वेंशंस प्रीवियस केस के जैसे रहेंगे। ये तीन चीजें थी जो आपको समझना थी, मैंने आप लोगों को समझा दी। ठीक है, पहला क्या, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। दूसरा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, काफी ज्यादा बड़ी होगी। और तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। सो दिस इज द थर्ड केस। फोर्थ केस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो फोर्थ केस है आपका वो कहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा हुआ हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन। ठीक है, उस केस में आपका क्या होगा। ठीक है, आपका क्या नहीं होगा मीन्स इमेज का क्या होगा। ठीक है, अगेन दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज, तो पहला अगेन a ray that is going parallel to the principal axis, after reflection will pass through focus। दूसरा ये वाला, ठीक है, ये इस तरीके से आपके इंटरसेक्ट करेगी और आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो इस तरीके से होगी। ये दिस इज ए बी एंड इट विल बी लाइक ए डैश बी डैश। तो ये आपका इंपॉर्टेंट केस है। इंपॉर्टेंट केस इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जिस लोकेशन पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है उसी जगह पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहला नेचर क्या रहेगा, तो नेचर अगेन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एकमात्र केस होता है कॉनकेव मिरर में जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, और वो होता है आपका पहला केस जब पोल और फोकस के बीच में रखी हुई है। अदरवाइज हर केस में आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो नेचर क्या है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड, देखो यहाँ पे जो आपकी इमेज बनेगी ना, ये यहाँ पे खैर मेरे डायग्राम की वजह से थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा इमेज, बट इट विल बी ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज विल बी ऑफ सेम साइज, इमेज विल बी ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा, लोकेशन सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ है दैट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे इसका एक अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी लोकेशन है जिस पे आपका मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट लोकेशन। HI/HO का रेशियो अगर आपका 1 है, इट मीन ये मान के चलिएगा आप कि आपका जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है साहब, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर का केस। यहाँ थर्ड लिखा हुआ है, इसको फोर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर का केस हो गया। ठीक है, अब पांचवें नंबर के केस की अगर अपन बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहेगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं,
ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट बिटवीन C एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो आपका पांचवा केस क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। सो लेट अस सी, ये रहा आपका कॉन्केव मिरर। ठीक है, दिस इज दी पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं बीच में रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओवर हियर। तो पैरेलल रे टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। ओके, और एक रे जो आपकी एंगल बनाएगी किसके साथ, पोल के साथ, वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस विल बी द फाइनल इमेज दैट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ हो तो आपकी इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ हो तो आपकी इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। अगेन नेचर कैसा होगा इमेज का, नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे साइज की, तो इट विल बी अ डिमिनिश्ड इमेज। जो छोटी इमेज होती है हमारी उसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है देन व्हाट वी विल से इट इज अ डिमिनिश्ड इमेज। ओके, और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो लोकेशन की, तो लोकेशन क्या होगी आपकी बिटवीन C एंड F। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो आई होप ये वाला केस आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ द लास्ट केस ऑफ द कॉन्केव मिरर, है ना, कॉन्केव मिरर का जो आपका आखिरी केस है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ रहेगा आपका, इंफिनिटी पे। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ कॉन्केव मिरर, दिस इज द पोल ऑफ दैट मिरर एंड अगेन नाउ दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। देखो यहां से आप सपोज करो कि कोई रे आ रही है इंफिनिटी से और डायरेक्टली कहां स्ट्राइक करती है, पोल पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो वो आपकी इस तरीके से इक्वल एंगल बनाकर निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरी रे में कंसिडर करता हूँ, वो सपोज करो दैट इज पैरेलल टू दिस रे और कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो वो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, इस फोकस को थोड़ा मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि इमेज जो है वो आपकी फोकस पे बनने वाली है। ठीक है, तो ये जो आपकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। थोड़ा सा डायग्राम में आप समझना है कि दोनों रेज आपकी पैरेलल है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पहली रे जाती है, पोल पे स्ट्राइक करती है, इधर निकल जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराने वाली जो रे है आपकी वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। तो जो आपकी फाइनल इमेज आपको मिलेगी दैट विल बी एट फोकस। ठीक है, तो जो नेचर रहेगा इमेज का, ठीक है, नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की अगर मैं बात करूं तो अगेन डिमिनिश्ड इमेज विल बी फॉर्म्ड एंड लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो एट फोकस। ठीक है, तो जो आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, आपके फोकस के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग सभी अच्छे से समझ लें, है ना, इस चीज को ध्यान रख लें कि ये सारे केसेस आपके हैं कॉन्केव मिरर के। अगले वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के जो केसेस हैं उनको भी ध्यान से समझ लेंगे और उसके बाद हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। ठीक है, तो इन केसेस को अच्छे से समझ लीजिएगा और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, आपकी चॉइस है, बट अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो जरूर जाकर एक बार देखें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।